हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं विज्ञान कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 2 लिखा है दोस्तों, वो 6 लिखा है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बताने वाला हूं दोस्तों आज। तो आज ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं कि दोस्तों हमारा सिद्धांत है हम दिलासा नहीं रिजल्ट देते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस क्लास को आगाज तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर हमारे वीडियो का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों चैनल पर को वीडियो को लाइक कर दे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास के पहला क्वेश्चन लिखा है तो अनुवांशिकी से क्या समझते हैं। अनुवांशिकी से आप क्या समझते हैं, देख लीजिए। उत्तर लिखे हैं दोस्तों, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संतति में जाने वाले लक्षण का अध्ययन करते हैं। संतति में जाने वाले लक्षण का अध्ययन करते हैं, अनुवांशिकी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुवांशिकी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संतति में जाने वाले लक्षण का अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो उसी को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, इसको समझोगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, अनुवांशिक गुण से आप क्या समझते हैं। अनुवांशिक गुण से आप क्या समझ, देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों। उत्तर लिखे हैं, प्रकृति में कोई भी दो जीव बिल्कुल एक समान नहीं होता। प्रकृति में कोई भी जीव होता है दोस्तों, दो जीव एक समान नहीं होता। इनमें कुछ न कुछ असमानताएं अवश्य होती है और कुछ न कुछ असमानताएं अवश्य होती है। जीवों में विभिन्नताओं की अधिकता के फलस्वरूप जीवों के जीवन के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। जीवन के संघर्ष में वही जीव योग्यतम होते हैं जो सबसे अधिक योग्य गुण वाले होते हैं, और वही क्या होते हैं? सफल होते हैं दोस्तों, अर्थात शक्तिशाली होते हैं। और शक्तिशाली होते हैं। अज्ञेय गुणों वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, और जो अज्ञेय होता है दोस्तों वो नष्ट हो जाते हैं। प्रकृति चुनों द्वारा प्राप्त जीवों की उपयोगी विभिन्नताएं फिर दूसरी पीढ़ी में उनके संतानों में वंशागत होती रहती है। इस तरह से विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती है। यही अनुवांशिकी गुण कहलाती है, और यही अनुवांशिक गुण कहलाती है दोस्तों, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण एक दूसरे में जाते हैं दोस्तों, तो इसी को क्या कहते हैं? कि अनुवांशिक गुण। ठीक है, इसको आप समझोगे। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, जैव विकास किसे कहते हैं। जैव विकास किसे कहते हैं, देख लीजिए दोस्तों। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास तथा समय 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 पर उनमें हुए कार्मिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, जैव विकास कहते हैं। जैव विकास किसे कहते हैं दोस्तों? कि आप लिखेंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों के उत्पत्ति होते हैं जीवों का तथा उसके पूर्वजों का इतिहास समय समय पर उनमें कार्मिक परिवर्तन जो होता है उसके अध्ययन को ही क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। ठीक है, चलिए आप समझोगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है, जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र किस प्रकार परस्पर संबंधित है। परस्पर किस प्रकार संबंधित दोस्तों, देख लीजिए। जीवों में वर्गीकरण का अध्ययन इनमें विद्यमान समानताओं एवं भेदों के आधार पर किया जाता है। जीवों में वर्गीकरण अध्ययन एवं उनके विद्यमान समानताओं एवं भेदों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इनमें समानताएं इसलिए प्रकट होती है कि वे किसी समान पूर्वज से उत्पन्न हुई है। इसीलिए समानताएं होती है दोस्तों, क्योंकि वो किसी पूर्वज से उत्पन्न हुई है, और उसमें भिन्नता विभिन्न प्रकार के पर्यावरणों में की जाने वाली अनुकूलता के कारण से है। उनमें बढ़ती जटिलता को जैव विकास के उत्तरोत्तर कार्मिक आधार पर स्थापित कर अंत संबंधों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसको आप समझोगे। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे दोस्तों, और कॉपी पकड़ के सही से आप नोट बनाइएगा। आप नोट बनाएंगे दोस्तों तो सही से आप याद कर पाएंगे और एग्जाम को सही से दे पाएंगे। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है, जीवों में उत्परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। उत्परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? जीवों में उत्परिवर्तन का मुख्य कारण आनुवांशिक विभिन्नता है। आनुवांशिक विभिन्नता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ये
अर्धसूत्री विभाजन के समय होता है, और ये अर्धसूत्री विभाजन के समय होता है जो नई जाति के विकास में अहम भूमिका निभाता है। जो नई जाति लेता है, उत्पन्न होता है दोस्तों, उनमें नई जाति के विकास में अहम भूमिका ये निभाते हैं, उत्परिवर्तन। ठीक है, चलिए आप समझेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है तो, और भिविया लिखा है, हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं? हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं दोस्तों? देख लीजिए, उत्तर लिखें, प्रत्येक जीवों में बहुत से ऐसे गुण होते हैं, बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अथवा जनकों से उनके संतानों में संचारित होते रहते हैं। और बोल रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, जो ऐसा ही गुण होता है दोस्तों, प्रत्येक जीवों में ऐसे ही गुण होते हैं, बहुत होते हैं, कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी और माता पिता अथवा जनकों से उनके संतानों में चली जाती है। ऐसे गुणों को आनुवंशिक गुण या पैतृक गुण कहते हैं। ऐसे गुणों क्या कहते हैं? जो माता पिता से एक संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी गुण जाते हैं, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? आनुवंशिक गुण या पैतृक गुण कहते हैं। इन्हीं गुणों के कारण हम अपने माता पिता के समान होते हैं, और इन्हीं गुणों के कारण हम अपने माता पिता के समान होते हैं। किस गुणों के कारण दोस्तों? आनुवंशिकी एवं पैतृक गुण के कारण। आनुवंशिकी एवं पैतृक गुण के कारण ही क्या होते हैं? हम माता पिता के समान होते हैं। ठीक है, चलिए आप समझे होंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, डार्विनवाद के बारे में बताइए। डार्विनवाद के बारे में बताइए। देख लीजिए उत्तर, चार्ल्स डार्विन के अनुसार प्रत्येक जीव में प्रजनन की असीम क्षमता होती है। प्रजनन क्या होती है? असीम क्षमता होती है, पर पृथ्वी पर भोजन एवं आवास नियत है। और पृथ्वी क्या है? भोजन और आवास क्या है? नियत है। अर्थात जीवों में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आपस में संघर्ष होता है। और क्या करता है ये? क्या करता है? अपने जीवों को पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने के लिए, जीवों को बचाने के लिए, है ना, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जीव क्या करते हैं? आपस में संघर्ष करते हैं। ठीक है, चलिए, ये डार्विनवाद के सिद्धांत। ठीक है, चलिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो, जंतु वर्गीकरण के विभिन्न स्तरों का नाम लिखे। देख लीजिए दोस्तों, किस प्रकार लिखे हैं। उत्तर लिखेंगे, जंतु वर्गीकरण के विभिन्न स्तरों के नाम निम्नलिखित है। क्या क्या लिखेंगे दोस्तों? देख लीजिए, लिखेंगे दोस्तों, जगत, उपजगत, फाइलम या डिवीजन, वर्ग, गण, और क्या लिखेंगे? कुल, वंश तथा जाति। इस पदानुक्रम में जीवों के वर्गीकरण का आधार उनके गुणों में समानता तथा असमानता है। और क्या है? दोनों समानता भी है और असमानता भी। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो, पुराजित लक्षण क्या है? पुराजित लक्षण क्या है? देख लीजिए, क्या लिखा है? परिवर्तन वातावरण के कारण जीवों के अंगों का उपयोग ज़्यादा या कम का उपयोग अधिक होता है। ज़्यादा या कम का उपयोग अधिक होता है। वे अधिक विकसित हो जाते हैं, और वे अधिक विकसित हो जाते हैं, तथा जिनका उपयोग नहीं होता उनका धीरे धीरे ह्रास हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों? ह्रास हो जाता है। वातावरण के सीधे प्रभाव से या अंगों के कम या अधिक उपयोग के कारण जंतुओं, क्या लिखा है? जंतुओं शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, जंतु के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, उन्हें उपार्जित लक्षण कहते हैं। और कामकाज और दोस्तों प्रयोग के द्वारा उनके धीमे धीमे ह्रास हो जाते हैं, और वातावरण के सीधे संपर्क के कारण और अंगों में कम या अधिक का उपयोग के कारण क्या होते हैं? जंतु के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उपार्जित लक्षण कहते हैं। ठीक है, चलिए आप समझोगे दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, पक्षियों का विकास डायनासोर से क्यों माना जाता है? और पक्षियों का विकास डायनासोर से हुआ, ये क्यों माना जाता है दोस्तों? इसको देख लीजिए, क्या लिखे हैं? डायनासोर सरीसृप थे। डायनासोर क्या है? सरीसृप थे। उनके विभिन्न जीवांशियों में अस्थियों के साथ पंखों की छाप भी स्पष्ट रूप से मिलती है। पंखों की छाप क्या मिलती है? स्पष्ट रूप से डायनासोर मिलती है। तब शायद वे सभी उन पंखों की सहायता से उड़ नहीं पाते होंगे। और क्या है? तब वे इन सभी पंखों की सहायता से उड़ नहीं पाते होंगे, पर बाद में पक्षियों ने पंखों से उड़ना सीख लिया होगा। और बाद में पक्षियों ने पंखों से उड़ना सीख लिया होगा। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है। इसीलिए क्या लिखा है?
इसीलिए पक्षियों की डायनासोर से संबंधित मान लिया जाता है। इसीलिए क्या होता है कि उसको भी, डायनासोर को भी पंख था, मगर वो पंख से उड़ना नहीं जानते थे। और ये धीरे धीरे पक्षी क्या हुआ कि ये पंखों से उड़ना सीख लिया, और इसी कारण क्या होता है, पक्षियों के डायनासोर के संबंधित माना जाता है। ठीक है, इसको आप समझोगे दोस्तों। चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है मेंटल के मटर के पौधों पर प्रयोग से क्या परिणाम निकला। मेंटल एक ऐसा वैज्ञानिक दोस्तों जो मटर के पौधे पर क्या क्या प्रयोग किया था, अनुवांशिक गुण का। ठीक है, अनुवांशिक गुण का। उसके बाद देख लीजिए क्या सिद्धांत है मटर, क्या लिखेंगे, मेंटल के मटर के पौधों पर किए प्रयोगों से निम्नलिखित परिणाम निकले हैं। क्या क्या निकले हैं दोस्तों, देख लीजिए। आप लिखेंगे नंबर 1 लिखेंगे, पौधों में लक्षण कुछ इकाई द्वारा निर्धारित होते हैं। क्या निकला दोस्तों कि पौधों में लक्षण कुछ इकाइयों द्वारा नियंत्रण होते हैं। उन्हें कारण कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हीं कारण क्या कहा जाता है दोस्तों, उन्हीं कारण कहा जाता है। प्रत्येक लक्षण, क्या लिखेंगे, प्रत्येक लक्षण के लिए युग्मक में एक कारण होता है, जिसे लंबाई, फूल का रंग, और लंबाई क्या होता है, फूल का रंग होता है। ये प्रयोग किया। उसके बाद देख लीजिए पूरा दूसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, एक लक्षण को 2 कारकों द्वारा ही व्यक्त किया जाता है, जैसे टी या छोटा टी, और टी या छोटा टी के लक्षण को क्या कहता है, व्यक्त किया जाता है दोस्तों। ये क्या किसमें था, मेंडल के प्रयोग में ये बताया गया था दोस्तों कि मटर के पौधे क्या क्या ये 2 निरीक्षण निकले थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये इसी प्रकार लिखेंगे, जब मटर के पौधों पर प्रयोग से क्या परिणाम निकले, ऐसे लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद लिखा है मेंडल ने किन 7 लक्षणों पर अपना प्रयोग किया था। 7 लक्षण बताइए दोस्तों, लिखेंगे मेंटल के मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया था, उनमें निम्न लक्षण को चुना गया। और मैं निम्न लक्षण को चुना गया, कौन कौन से लक्षण को चुना गया, देखिए लक्षण लिखा है दोस्तों। नंबर 1 लिखा पौधों की लंबाई, लक्षण नंबर 1 क्या लिखा है, पौधों की लंबाई। दूसरा लिखा है दोस्तों पुष्प का रंग, फूल का रंग जो किस प्रकार होता है। उसके बाद क्या प्रयोग निकाला था, बीज का आकार किस प्रकार का, और उसके बाद बीज का रंग, ये प्रयोग क्या निकाला था। उसके बाद देख लीजिए क्या निकाला है, उसके बाद निकाले तो फल का आकार, उसके बाद लिखा है फल का रंग, और उसके बाद लिखा है फल की आकृति। ये क्या लिखा है दोस्तों, ये क्या था, ये जो आपका जो ये 7 प्रयोग मेंडल जी निकाले थे मटर के प्रयोग करके, मटर के पौधों पर प्रयोग करके, अपना प्रयोग करके कितना निकाले थे, ये 7 प्रयोग। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी प्रकार लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है मेंटल की सफलता का मुख्य कारण क्या है, सफलता का मुख्य कारण क्या है दोस्तों। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है दोस्तों, उत्तर लिखें इसका दोस्तों। मेंटल की सफलता का मुख्य कारण है कि उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था, जिसमें विभिन्न रंग एवं प्रकार के पुष्प होते हैं। इसके सारे क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, दूर स्थित होते हैं, जिसके कारण मिश्रित नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है, मिश्रित नहीं हो पाता। पौधों भी देख लीजिए आप दोस्तों, क्या होता है, दूर दूर बोया जाता है पौधों को। ठीक है, इसीलिए उसका गुणसूत्र एक दूसरे से क्या होता है, दूर स्थित होते हैं, जिसके कारण मिश्रित नहीं हो पाते, इन्हें मिल नहीं पाते। ठीक है, और अलग अलग क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी अलग होते हैं। ठीक है, ये प्रयोग क्या थे मेंटल जी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद लिखा था मेंटल का स्वतंत्र विन्यास का नियम क्या है दोस्तों, देख लीजिए आंसर लिखेंगे। मेंटल का स्वतंत्र विन्यास का नियम के अंतर्गत एक अनुवांशिक लक्षण का प्रभावी गुण दूसरे प्रभावी गुण से ही नहीं बल्कि अप्रभावी गुण से भी मिल सकता है। इसी प्रकार एक प्रभावी गुण दूसरे के अप्रभावी गुण, उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रभावी गुण से है ना, नहीं बल्कि प्रभावी गुण से भी मिल सकता है, प्रभावी गुण से भी क्या होता है, मिल सकता है दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये नोट बना के सही से कॉपी उतार के याद कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो जीन पर रूप या जीनोटाइप किसे कहते हैं, टाइप किसे कहते हैं दोस्तों, देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे इसको। आप लिखेंगे किसी जीव की जीनी संरचना, उस जीव का जीन पर रूप या जीनोटाइप
कहलाता है। किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का क्या है, जीनी प्ररूप या जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, जीवों के गुणों जैसे शारीरिक गठक, लंबाई, त्वचा एवं बालों का रंग इत्यादि, ये क्या है दोस्तों, जीवों का लक्षण है का इत्यादि निर्धारित उनके जीनों प्ररूप के कारण ही होता है। और ये जो होता है दोस्तों, गठन जो होता है, लंबाई, त्वचा जो बढ़ती है एवं बालों का रंग जो होता है दोस्तों, ये किसी कारण होता है, जीनों के कारण होता है, जीनों प्ररूप के कारण, या आप कहेंगे क्या, जीनोटाइप के कारण होता है। किसके कारण होता है, जीनो प्ररूप या जीनोटाइप के कारण। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे देख लीजिए, उसके बाद लिखेंगे जीव प्ररूप के कारण प्रकट होने वाले गुणों की नीम का निर्धारण जनकों जैसे माता पिता, जनक मतलब माता पिता के युग्मकों के संयोजन के समय ही हो जाता है। और संयोजन के समय ही हो जाता है कि किस तरह त्वचा किस तरह होगा, बच्चे का किस तरह क्या होगा, ये सब चीज़ क्या हो जाता है, जीनोटाइप और जीन प्ररूप के कारण ही क्या होती है, माता पिता के युग्मक के संयोज के समय ही हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको आप समझेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो आणविक जातिवृत्त क्या है। आणविक जातिवृत्त क्या है दोस्तों, कैसे लिखेंगे, मानव सहित विभिन्न जीवों के पूर्वजों की खोज, उनके डीएनए में हुई परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों, मानव सहित विभिन्न जीवों के पूर्वजों की खोज उनके डीएनए में परिवर्तन होता है तो उसके अध्ययन से ही किया जाता है। दोस्तों डीएनए ये क्या है दोस्तों, डीएनए एक ऐसा चीज़ होता है जिसको जान करके ये पता लगाया जा सकता है कि ये मानव जो है ये किस पूर्वज से आते हैं। ठीक है, देख लिया, डीएनए में परिवर्तन का अर्थ उसके प्रोटीन अनुक्रम में परिवर्तन से है। डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा क्या होता है, देख लीजिए, किसी जीव के पूर्वजों की खोज आणविक जातिवृत्त कहलाता है। और दोस्तों डीएनए से सही से पता लगाकर ये खोज करना कि ये किस प्रजातियों से है या पूर्वजों से है, इसी को आप क्या कहेंगे आणविक जातिवृत्त कहेंगे, आणविक जातिवृत्त कहेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग समझेंगे दोस्तों। और आप अगर चाहते हैं दोस्तों डीएनए के बारे में, सिर्फ डीएनए और आरएनए डीएनए और आरएनए के बारे में अच्छा से वीडियो लाए दोस्तों, तो आप कमेंट कर सकते हैं, डीएनए और आरएनए के बारे में आपको शानदार तरीके से बताया जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप कमेंट कीजिए कि आप वीडियो आना चाहिए या नहीं, हाँ या नहीं। ठीक है, चलिए आप कमेंट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो वे कौन सी विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है। देख लीजिए दोस्तों, किस प्रकार लिखेंगे तो वे विभिन्न तरीके जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है निम्नलिखित है। ये क्या है, निम्नलिखित दोस्तों पॉइंट में लिखेंगे। दोस्तों पॉइंट में कैसे लिखेंगे पॉइंट नंबर, जीन कोश के कुछ जीन में वातावरणीय कारणों से कुछ बदलाव आ जाते हैं। क्या होते हैं, कुछ बदलाव आ जाते हैं जीन कोश के कुछ जीनों में वातावरणीय के कारण। वातावरणीय जब वातावरण में प्रवेश करते हैं दोस्तों, ये जिसके जो मानव होते हैं, जो युवक होते हैं दोस्तों, उस समय क्या होता है, उसके कारण कुछ बदलाव आ सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखेंगे दूसरी स्थिति में आनुवांशिक विभिन्नता हो जाती है। दूसरी स्थिति में क्या होती है, आनुवांशिक विभिन्नता हो जाती है, कुछ न कुछ बदलाव आने लगती है। उसके बाद तीसरी स्थिति में आनुवांशिक विचलन, जीनों की वारंवारता में निर्देशीय होने वाली परिवर्तन। ये क्या है दोस्तों, ये आपका क्या है, यह कौन से तरीके हैं, ये तरीके आपको बता दिए कि आंशिक दिन में समष्टि बढ़ सकती है दोस्तों, तो ये आपको तरीके है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा तो क्रोमोसोम से आप क्या समझते, क्रोमोसोम क्या है, क्या समझते, क्रोमोसोम से आप क्या समझते, देख लीजिए। लिखा है तो नाभिक के अंदर क्रोमेटिन के धागे पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर क्रोमेटिन के धागे पाए जाते हैं जो कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर क्रोमोसोम का निर्माण करता है। और कोशिका विभाजन के समय वही जो नाभिक के अंदर क्रोमेटिन के धागे पाए जाते हैं, वही जो कोशिका विभाजन के समय क्या होता है, संघनित होकर क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं, और इसी को क्रोमोसोम कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आज के समझेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो जीन क्या है, जीन क्या है,
कोशिका में इसका उपस्थिति स्थान कहाँ है? कोशिका में इसका उपस्थित स्थान क्या है दोस्तों? देख लीजिए, सभी गुणों का जनकों से अपनी संतति में संचरण का माध्यम जीन है। क्या है? सभी गुणों का जनकों से अपनी संतान में, जनकों से नहीं, माता पिता से अपनी संतान में जब जाता है और जिस माध्यम से जाता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जिस माध्यम से जाता है उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे? कोशिका में यह गुणसूत्र पर केंद्रक के अंदर पाया जाता है। और ये जीन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये गुणसूत्र पर केंद्रक के अंदर पाया जाता है। गुणसूत्र के केंद्रक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि जीन क्या है। जब माता पिता यानी जनकों के जितने भी गुण होते हैं, जिस कारण जाते हैं या जिस कारण संतति में जाते हैं दोस्तों, उसी को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और ये कहाँ रहता है जीन दोस्तों? गुणसूत्र। क्या कहेंगे? गुणसूत्र पर के केंद्रक में अंदर में पाया जाता है। गुणसूत्र पर केंद्रक के अंदर में पाया जाता है। ठीक है, स्कीम ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो विभिन्नता से आप क्या समझते? विभिन्नता से क्या समझते दोस्तों? देख लीजिए, वैसी विभिन्नताएं जो गुणसूत्र या जीन के गुणों में विभिन्नता के कारण उत्पन्न नहीं होती है। विभिन्नता के कारण क्या होती है? उत्पन्न नहीं होते हैं, वरन अन्य कारण जैसे जलवायु एवं वातावरण से उत्पन्न होती है। कायिक विभिन्नताएं कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं? कायिक विभिन्नताएं कहती हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको समझेंगे दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, वे कौन से कारक है जो नई स्पीशीज के उद्यम में सहायक है? देख लीजिए दोस्तों, किस प्रकार लिखेंगे? नई स्पीशीज के उद्यम में वर्तमान स्पीशीज के सदस्यों का परिवर्तनशील वातावरण में जीवित बने रहना है। इन सदस्यों को नए पर्यावरण में जीवित रहने वहाँ लक्षणों में परिवर्तन करना पड़ता है। अतः क्या लिखेंगे? अतः भावी पीढ़ी के सदस्यों मान शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, जो संभोग क्रिया के द्वारा अगली पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाते हैं। परंतु यदि दूसरी कॉलोनी के नर एवं मादा जीव है ना वर्तमान क्या लिखेंगे? वर्तमान पर्यावरण में संभोग करेंगे, तब उत्पन्न होने वाली पीढ़ी के सदस्य जीवित नहीं रह सकेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको समझेंगे। चलिए आप इसको स्कीम से ले लीजिए दोस्तों। वे कौन सी क्रिया जो स्पीशीज के उत्पन्न में सहायक होते हैं? तो वो कौन सी क्रिया है दोस्तों? कि वो क्या लिखा है दोस्तों? हस्तांतरण के कारण क्या होता है? दूसरी कॉलोनी के अंदर चले जाते हैं। और इसका जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? अगर लिखेंगे शारीरिक लक्षणों का परिवर्तन दिखता है। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, लिंग क्रोमोसोम किसे कहते हैं? लिंग क्रोमोसोम किसे कहते हैं? देख लीजिए दोस्तों, उत्तर लिखे, मनुष्य में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, यानी गुणसूत्र को क्रोमोसोम ही बोला जाता है दोस्तों। तो मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं या क्रोमोसोम होते हैं? तो 23 जोड़ी गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिए, एग्जाम में आपको पूछ सकता है। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों? देख लीजिए, इनमें 22 जोड़े गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं। और 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या होते हैं? एक ही प्रकार के होते हैं, जिसे ऑटोसोम कहते हैं। और जिसको क्या कहते हैं? जो 22 जोड़ी एक ही प्रकार के गुणसूत्र होते हैं या क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों, उसी को क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। 23वां जोड़ा भिन्न प्रकार का होता है। और 23वां जोड़ा क्या होता है? भिन्न प्रकार का होता है, जिसे लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। और जो क्या होते हैं? 23वां जो होते हैं दोस्तों, वो अलग होते हैं। क्या होते हैं? वो क्रोमोसोम या उसको क्या कहेंगे? 23वां जोड़ा गुणसूत्र या क्रोमोसोम वो अलग प्रकार का होता है, जिसे क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। लिंग गुणसूत्र या कहेंगे लिंग क्रोमोसोम कहेंगे दोस्तों। इसी यह दी गई प्रकार के होते हैं, जैसे एक्स और वाई क्रोमोसोम लंबा और क्या लिखेंगे? लंबा और छड़ के आकार का होता है। और क्या होता है? लंबा और छड़ के आकार का होता है। वाई क्रोमोसोम उपेक्षाकृत बहुत छोटे आकार का होता है। और वाई क्या होता है? उपेक्षाकृत क्रोमोसोम क्या होते हैं? बहुत छोटा आकार का होता है। नर में क्या लिखा? एक्स और वाई दोनों लिंग क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। नर में क्या होता है दोस्तों? आप याद रखिए, ये यार जो ऑब्जेक्टिव आपको पूछ देगा, नर में क्रोमोसोम संख्या क्या क्या होता है? देख लीजिए, आपको क्या क्या होता है दोस्तों, आपको बता देते हैं, है ना। ये क्या होता है? एक्स और वाई होता है। एक्स और वाई होता है, ठीक है,
दोनों गुणसूत्र मौजूद होता है। क्रोमोसोम क्या होता है, दोनों मौजूद होता है। और देख लीजिए मादा में क्या करते हैं, मादा में होता है वाई क्रोमोसोम अनुपस्थित होता है, उसके स्थान पर एक और एक्स क्रोमोसोम होता है। और इसमें क्या होता है, वाई और एक्स होता है, उसमें क्या होता है, एक्स एक्स होता है। ठीक है, अब इसको याद रखिए, वाई एक्स और वाई एक्स होता है। अर्थात मादा में दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं। एक्स एक्स क्या है दोस्तों, ये मादा का है, और एक्स वाई क्या है, ये नर का है। ठीक है, अब इसको याद रखेंगे। देख लीजिए, अब फिर देख लिए, अगर आप नर पूछ देगा, आपको नर पूछ देगा कि नर का गुणसूत्र क्या होता है, तो एक्स और वाई। ठीक है, अगर पूछेगा मादा दोस्तों, क्या पूछेगा मादा, तो आप क्या बताएंगे, एक्स और एक्स। ये क्या होता है, दोनों का गुणसूत्र होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है, होते हैं, उसके बाद लिखा है ये एक्स और वाई क्रोमोसोम ही मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। यही क्या होते हैं, एक्स और वाई क्या होते हैं, क्रोमोसोम मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, इसका समझोगे दोस्तों, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, लिंग गुणसूत्र आप बता दिया, पूरी जानकारी के साथ बताया दोस्तों। इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए और कॉपी पर सही से नोट बना के सही से इसको याद कीजिए। ठीक है, इसमें 4-5 ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, गुणसूत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। देख लीजिए दोस्तों, लिखा है दोस्तों, एक गुणसूत्र में 1 या 2 क्रोमेटिड होते हैं जो स्टेमेनियर से जुड़े होते हैं। गुणसूत्र डीएनए से बना होता है। और गुणसूत्र किससे बना होता है, डीएनए से। और क्या किसका गुणसूत्र का स्वच्छ चित्र क्या दोस्तों, ये है, ये आप कॉपी पे सही से बना लेंगे। ठीक है, चलिए इसको आप बना लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट सही से ले लीजिए दोस्तों। ये सूक्ष्म क्रोमोसोम का चित्र है दोस्तों, क्या है, चित्र है। चलिए अब स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है जेनेटिक्स या अनुवांशिकी किसे कहते हैं, जेनेटिक्स या अनुवांशिकी किसे कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, देख लीजिए, जेनेटिक्स या अनुवांशिकी एवं विभिन्नताओं का अध्ययन है जो कि जीव विज्ञान की एक विशेष शाखा के अंतर्गत होता है। ठीक है, चलिए आप समझेंगे दोस्तों जेनेटिक्स और अनुवांशिक गुण किसे कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, जीन कोश क्या है, जीन कोश क्या है दोस्तों, देख लीजिए, जीन कोश क्या है। उत्तर लिखे हैं दोस्तों, किसी भी प्रजाति विशेष के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्तर जीन या उस आबादी का जीन कोश कहलाता है। और उस आबादी क्या है, किसी भी प्रजाति विशेष एक समष्टि आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का जीन कोश कहलाता है। और समस्त जीन क्या कहलाती है, किसी प्रजाति की जनसंख्या बोल रहा है दोस्तों, समष्टि आबादी बोल रहा है, स्थित समस्त क्या होते हैं, जीन, उस आबादी का जीन कोश कहलाती है। ठीक है, आप समझोगे। चलिए उसके बाद क्या लिखा है, जीन कोश के कुछ जीन में वातावरणीय कारणों से कुछ बदलाव आ सकते हैं। और वातावरण कारणों से क्या होते हैं, कुछ बदलाव आ जाता है। जीन में होने वाली ऐसी चयनित बदलाव पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, वंशागत होते रहते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको समझोगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है, चिंता का विषय क्यों है दोस्तों। देख लीजिए, किसे लिखेंगे आप आंसर, पर्यावरण परिवर्तन में प्रतिकूलता की ही बाघों की संख्या में कमी का मुख्य कारण है। जनकों के कारण लक्षण प्रतिकूल वातावरण में भी यथावत रहते हैं, परंतु क्या लिखा, अगर पर्यावरण और वातावरण बाघों के लिए अनुकूल रहा हो और इस पर ध्यान न दिया गया हो तो उन्हें समाप्त होने या नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता दोस्तों। इसीलिए वन पे जो जितना भी वन है दोस्तों, उस पर ध्यान देना चाहिए, समय समय पर पेड़ पौधे लगाना चाहिए, ताकि हमारे बाघों की संख्या में कमी ना आए। और आनुवंशिक दृष्टि से ये चिंता की बात है। और दोस्तों ये इसीलिए प्रतिकूल सारी परिस्थिति बना रहे, वातावरण सही रहे, है ना, ये इसके लिए भी पेड़ पौधे लगाना चाहिए और जंगलों को बचाना चाहिए। ठीक है, चलिए आप इसको समझोगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, जाति उद्गम से क्या समझते हैं आप, क्या समझते हैं, इसका क्या कारण दोस्तों। देख लीजिए, नई प्रजातियों का निर्माण जाति उद्गम कहलाते हैं। देख लीजिए, नई प्रजातियों का क्या कहलाती है, नई प्रजातियों का निर्माण क्या जाति उद्गम कहलाती है। और क्या लिखेंगे,
देख लीजिए। और क्या लिखेंगे, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में अंतः प्रजनन, आनुवंशिक विचलन तथा प्रकृति चुनाव के द्वारा जाति उद्गम होता है, जाति उद्गम होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप समझेंगे। चलिए स्कीम से ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन लिखा था, प्रभावी व अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? प्रभावी व अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं दोस्तों? देख लीजिए, उत्तर लिखें दोस्तों। लैंगिक जनन करने वाले जीवों में एक अभिलक्षण के जीन के दो प्रतिरूप होते हैं। क्या होते हैं? जीन के अभिलक्षण के जीन के दो प्रतिरूप होते हैं। कितने प्रतिरूप होते हैं? दो प्रतिरूप, दो होते हैं। इन प्रतिरूपों के एक समान न होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होता है, और यही दोनों प्रतिवृत्ति के एक समान न होने के स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा अन्य अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। और जो समान होते हैं उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो समान नहीं होते हैं दोस्तों उसे क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप समझोगे। स्कीम शॉट ले लीजिए दोस्तों। इसी में दोनों में अंतर है कि कोई भी जीन जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? समान, दो प्रतिवीर जीन जो होता है वो समान नहीं हो पाता है, उसको क्या कहते हैं? जो समान नहीं हो पाता उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो समान हो जाता है उसे कहते हैं अप्रभावी लक्षण। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या भौतिक पृथक्करण अलैंगिक जनन वाले जीवों के जाति उद्गम का मुख्य कारण हो सकता है? क्यों और क्यों नहीं? क्यों हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता है दोस्तों? देख लीजिए, इसका उत्तर आपको देना है। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। भौतिक पृथक्करण अलैंगिक जनन करने वाले जीवों के जाति उद्गम का प्रमुख कारण है। विशेषकर अलैंगिक जनन कर रहे पादपों में एक जीवधारी भौतिक परिस्थितियों में जीवित रहता है। और भौतिक क्या होते हैं? एक जीवधारी भौतिक परिस्थितियों में जीवित रहता है दोस्तों। परंतु कुछ जीवधारी यदि निकटवर्तीय भौगोलिक पर्यावरण में विस्थापित हो जाते हैं तो उसमें क्या होते हैं दोस्तों? देख लीजिए, उसमें विभिन्न भौतिक परिवर्तनीय लक्षण हो तो वे जीवित नहीं रहेंगे, और विभिन्न क्या परिवर्तीय लक्षण हो दोस्तों तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे। कोई जीवित रह पाता है, कोई जीवित नहीं रह पाता। यदि जीवित रहे जीवधारियों में अलैंगिक जनन होता है और वे फिर अन्य पर्यावरण में विस्थापित होते हैं तो वे ही विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रह पाएंगे। और जो बदलते जाएंगे दोस्तों परिस्थिति पर्यावरण का, और जो इसको सहन कर क्या अलैंगिक जनन करके जो होता है ये सहन कर लेते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तभी संभव हो पाएगा दोस्तों कि पृथक्करण अलैंगिक जनन वाले जीवों की जाति उद्गम का प्रमुख कारक हो सकता है। और क्यों हो सकता है? क्यों इसलिए नहीं हो सकता है दोस्तों, और इसलिए हो सकता है क्योंकि वह अलैंगिक जनन करते हैं और पर्यावरण को क्या सही से समझ पाते हैं। और इसलिए नहीं हो पाते हैं दोस्तों कि क्योंकि पर्यावरण जो नहीं समझोगे, जो अलैंगिक जनन नहीं करेंगे दोस्तों, उससे नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए उसको समझोगे। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों। क्या लिखा है देख लीजिए दोस्तों। लिखा है, क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को है ना समजात अंग कहा जा सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? क्यों कहा जा सकता है और नहीं तो क्यों नहीं कहा जा सकता? आपको दोनों क्वेश्चन पूछे दोस्तों। देख लीजिए, एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग नहीं कहा जा सकता। समजात अंग, समान अंग या समजात अंग नहीं कहा जा सकता। हालांकि तितली तथा पक्षी चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं। दोनों कौन सा कार्य करते हैं? उड़ने का ही। चमगादड़ ले लीजिए या पक्षी ले लीजिए, ठीक है। तितली या चमगादड़ दोनों के पंख उड़ने का ही कार्य करते हैं, तब भी समान नहीं बता रहा है। परंतु इनकी मूल संरचना और उत्पत्ति अलग अलग प्रकार की होती है। और क्या होती है? इसकी मूल संरचना यानी देह की बनावट और उत्पत्ति क्या होती है? अलग अलग होती है। चमगादड़ के पंख में अस्थियां, त्वचा तथा पर होते हैं। क्या क्या होते हैं दोस्तों? देख लीजिए क्या होती हैं। चमगादड़ के पंख भी होते हैं, अस्थियां ये हड्डी होते हैं, और चाम या पर होते हैं, ये तीन चीज होते हैं दोस्तों, ठीक है, चमगादड़ के पंख में। जबकि तितली या अन्य कीटों के पंख विटिकल के परत से
ढके होते हैं और ब्यूटिकल के परत से ढके होते हैं। जब आप तितली को देखेंगे दोस्तों, वो जो अपने शरीर को ढके होते हैं तो क्या से ढके होते हैं? क्यूटिकल से, क्यूटिकल के परत से वो ढके होते हैं दोस्तों। और देख लीजिए यही अंतर हो गया दोस्तों। ये क्या होते हैं? अस्थियां, त्वचा और पर होते हैं। इसमें सिर्फ जो होते हैं क्यूटिकल ही होते हैं, क्यूटिकल परत होते हैं दोस्तों। उसी से ये तितली का शरीर को ढक लेते हैं दोस्तों। उसके होते हैं तथा, क्या देख लीजिए, तथा इनमें कुछ तंत्रीय पेशियां भी होती है। क्या होती है? इसमें कुछ तंत्रीय पेशियां होती है, इसीलिए दोनों को अलग ही कहा जाए। ठीक है, ये समान नहीं कहा जा सकता दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, देख लिए क्या लिखा है दोस्तों। यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है, 10% सदस्यों में पाया जाता है, तथा बी उसी समष्टि में 90% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा और क्यों होगा? कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा और क्यों होगा दोस्तों? देख लीजिए, लिखेंगे दोस्तों, अलैंगिक जनन के अंतर्गत पीढ़ी दर पीढ़ी आपस में बहुत अधिक समानताएं होती है। बहुत अधिक क्या होती है? समानताएं होती है। जब होती है दोस्तों पीढ़ी दर पीढ़ी असमानता होती है, उनमें आपस में बहुत कम अंतर होता है। और आपस में क्या होता है? बहुत कम ही अंतर होते हैं। इसी आधार पर जो लक्षण अधिक प्रतिशत मात्रा में समष्टि के सदस्यों में उपस्थित रहता है, वह लक्षण पहले भी उत्तेजित रहेगा। अतः देख लीजिए, अतः क्या लिखेंगे दोस्तों? अतः लक्षण बी जो समष्टि 90% जीवों में है, पहले उसका उत्पत्ति होगा, क्योंकि उसमें रूप, रंग और पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है? समानताएं होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको समझेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं दोस्तों आगे। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों। आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, देख लीजिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। संतति में नर तथा मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार अनुनिश्चित की जाती है, सुनिश्चित की जाती है दोस्तों। देख लीजिए आंसर क्या लिखेंगे। आंसर लिखेंगे तो एक सहस्पीज के प्रत्येक सदस्यों की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। लैंगिक प्रजनन में प्रत्येक गुणसूत्रों 2 समान लंबाई वाले भागों में रह जाता है। प्रत्येक क्रोडिट कहलाते हैं। और क्या इसके प्रत्येक क्या क्रोडिट कहलाते हैं। हर क्रोडिट लैंगिक प्रजनन में संकरीय ले लेता है, जिन्हें नर तथा मादा युग्मक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? नर तथा मादा युग्मक कहते हैं। केवल एक युग्मक ही लैंगिक में भाग नहीं ले सकता, और एक ही युग्मक लैंगिक में भाग नहीं ले सकता, दोनों को लेना पड़ेगा। अतः नर तथा मादा पिताओं के युग्मक लैंगिक जनन में संकरीय भाग लेते हैं। पिता के क्या कहते हैं? पिताओं के युग्मक लैंगिक जनन में संकरीय भाग लेते हैं, अतः आनुवंशिक गुण सुनिश्चित हो जाती है। और आनुवंशिक गुण क्या होती है? सुनिश्चित हो जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको समझोगे दोस्तों आप। उसके बाद बढ़ते हैं आगे दोस्तों। देखिए आज के क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन आप ये भी हल कर लिए दोस्तों। 1 से लेकर 32 तक आप क्वेश्चन किए। मैं आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को आप समझेंगे दोस्तों। चलिए आज की क्लास को एंड करते हैं दोस्तों। अगले वीडियो में आपको लाएंगे आनुवंशिक गुण एवं जैव विकास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या लेंगे दोस्तों? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ लाएंगे दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।